A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is नदीम. आप सभी का स्वागत है एकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और इसमें हम अटैम्प्ट करेंगे 50 क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको तैयार करेंगे और एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बनता है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 51। पहले एक चीज़ आपके अगर माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पार्ट बी। हमेशा कहीं मैं जहाँ से शुरुआत किया है हमेशा पार्ट बी लिखा होता है, पार्ट ए क्यों नहीं कवर करते हैं? तो पार्ट ए जो है वो उसमें है लॉजिक रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, ये सब चीज़ हैं उसके अंदर जो है पार्ट ए के अंदर आता है, जिसमें बनेंगे आपके 25 क्वेश्चन। ओके, और 75 जो क्वेश्चन बनेंगे आपके पार्ट बी से बनेंगे। तो जो मेजरली मैं कवर करा रहा हूँ आपका CUET PG MSW के लिए, उसमें पार्ट बी को मैं कवर करा रहा हूँ। तो उसमें से मैं जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पार्ट बी में आ सकते हैं, जिसकी हाई चांसेस हैं या फिर क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, तो उसको मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपके सामने जो क्वेश्चन था कि पार्ट बी क्यों, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको उसको रिप्लाई कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपको, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है विच वन फॉल्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर इन एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती हैं? देखो, मैंने यूनिट 2 कवर की है। यूनिट 2 में मैंने इकोनॉमी के बारे में बताया कि कितनी तरह की इकोनॉमी होती है, कितने सेक्टर्स में डिवाइड होती है ना। जैसे मैंने बताया कि मेजरली ट्रेडिशनली हम इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर पहला हमारा प्राइमरी होता है, फिर हमारा सेकेंडरी होता है, फिर हमारा टर्शियरी होता है ना। प्राइमरी में वो होता है जो कि हमारा प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से, डायरेक्ट लिंक होता है हमारे एग्रीकल्चर से और नेचुरल रिसोर्सेज से। सेकेंडरी में होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी में होता है हमारा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है हमसे इनमें से प्राइमरी सेक्टर कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी है फिशिंग, ऑप्शन डी है कंस्ट्रक्शन। देखो आपके सामने मैंने जैसे आपके सामने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी बताया, इसी से आप इसका ईजी से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर होगा हमारा सी। आई होप कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है सी। अगर आपको कोई और अच्छे से समझना है इन टॉपिक को, तो मेरी जो वीडियो है यूनिट 2 की, आप उनको देखें, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जाम्पल है? मार्केट इकोनॉमी का, कमांड इकोनॉमी का, ट्रेडिशनल इकोनॉमी का, या मिक्स्ड इकोनॉमी का? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं। प्लीज़ अगर नहीं देखी हैं तो जाकर के देखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अगर एक्सप्लेन करने लगूँ आपको, तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, बहुत ईजी टर्म में समझाऊँ तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, जहाँ पर जो है सिर्फ डिमांड और सप्लाई, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज, वहाँ उस तरह की इकोनॉमी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, और जो हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका इसका सही आंसर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कि हमारी मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होती है, दोनों मिलकर चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं हॉस्पिटल। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखे होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखे होंगे। ठीक है, कि इससे क्या हो रहा है कि दोनों ही प्लेयर, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, दोनों ही प्लेयर जो है हमारे यहाँ की मार्केट में वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो इसको कौन सा इकोनॉमी बोलती हैं? उस इकोनॉमी को बोलते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, आई होप कि आपके समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, MN रॉय, चेयरमैन ऑफ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन वॉज एसोसिएटेड विद। अब इन्होंने पूछा है जो MN रॉय हैं, जो चेयरपर्सन है, किसके चेयरपर्सन है? देखो चेयरमैन लिखा है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर दूँ, ये उस टाइम का टर्मिनोलॉजी है चेयरमैन। अब हम बोलते हैं चेयरपर्सन, क्योंकि हमें जेंडर न्यूट्रल टर्म बनानी है, चेयरपर्सन। ओके, तो चेयरमैन ऑफ पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन वॉज एसोसिएटेड विद। अब वो किससे एसोसिएटेड थे? आपके सामने ऑप्शन है द बॉम्बे प्लान, द पीपल्स प्लान, द सर्वोदय प्लान एंड गांधीयन प्लान। तो इसका सीधा आंसर है आपके सामने ऑप्शन बी, द पीपल्स प्लान। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय डैश ऑन जनवरी 1, 2015। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स को देखते चलते हैं, हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आप उस पर नज़र बना के रखते हैं, तो आप वेरी मच अवेयर होंगे इसके बारे में कि हमारे प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया गया है। ठीक है, पहला अगर आपके सामने ऑप्शन की मैं बात करूं तो पहला है विज्ञान आयोग,
दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, थर्ड है आर्थिक आयोग, या डी नीति आयोग। बहुत सिंपल सा है इसका क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर 4 यानी कि आंसर डी जो है नीति आयोग। नीति आयोग की आपसे क्या पूछा जा सकता है, नीति आयोग की आपसे फुल फॉर्म भी क्या पूछा जा सकती है, नीति आयोग की फुल फॉर्म तक भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपके सामने है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये याद रखना, नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। बहुत सी जगह टेक्निकल लिखा हुआ आएगा आपके सामने ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो नीति आयोग बना किसको रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बात करता है कि विच सोशल रिफॉर्मर नोन फॉर हिज वर्क फॉर एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को एबोलिशन करने के लिए इनमें कौन से जो हैं सोशल रिफॉर्मर हैं जो जाने जाते हैं। अब आपके सामने ऑप्शन ए है केशव चंद्र सेन, दूसरा है आपके सामने राजा राम मोहन रॉय, थर्ड है आपके सावित्रीबाई फुले, और डी है अरुणा रॉय। ठीक है, डी क्या है, अरुणा रॉय। क्वेश्चन नंबर 55 आपका इसका इजीली बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे इस सिविक्स की बुक्स में, तो सबसे इसका आंसर सबसे इजी है। इसका आंसर है हमारे सामने बी जो है राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। एमसीक्यू ट्राई करने का या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर जान लो और बात खत्म हो जाती है, नहीं। अब आपका क्या होमवर्क है, आपका होमवर्क ये है केशव चंद्र सेन के बारे में भी थोड़ा जाने कि उन्होंने किस तरीके का काम किया है, सावित्रीबाई फुले के बारे में जाने कि उन्होंने किस तरीके से वुमेन के एजुकेशन के लिए काम किया है, और अरुणा रॉय के बारे में भी थोड़ा सा जाने। तो यही तरीका होता है अपने आप को और अच्छे से शार्प करने का अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इन सभी जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में भी आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लें अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 बात करता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन ईयर। मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम था वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ। आपके सामने ऑप्शन है 2017, 2016, 2015 और 2014। तो जैसे आपको पता है, जैसे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, जो आने के तुरंत बाद ही उन्होंने मेक इन इंडिया जैसा एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। तो इसका जो आपको पता है कि 2014 में ही बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो इसका आंसर क्या होगा 2014। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 बात करता है एसडीजीज के बारे में। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आर कलेक्शन ऑफ। अब उसमें कितने गोल्स हैं, आपको ऑप्शन है 5 गोल हैं, 25 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं या 35 गोल्स हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। आपने अगर उसको एसडीजी को देखा होगा तो आपके सामने है कि अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। उसमें कितने गोल हैं, उसमें गोल हैं आपके 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ठीक है, तो आज का सही आंसर आपके सामने है, कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ठीक है, तो हमारा एमसीक्यूज करने का मकसद खत्म हुआ नहीं, मकसद खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि हमें 17 गोल्स तो हमें मिल गए। अब क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा कि कितने गोल्स हैं, अब उसमें पूछ सकते हैं कि गोल नंबर 5 किससे रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी। गोल नंबर 2 किससे रिलेटेड है, गोल नंबर 5 6 किससे रिलेटेड है, गोल नंबर 10 किससे रिलेटेड है। तो उससे भी जो है आपसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट, क्या पूछा है, नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का मेथड नहीं है। आपके सामने ऑप्शन ए पॉलिटिकल थॉट, बी ग्रुप वर्क, सी केस वर्क, या डी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं सोशल वर्क के गोल्स के बारे में, तो सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं वो 6 मेथड्स हैं, मेजरली 6 मेथड्स हैं। उसमें जो हम बांट रखे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी के अंदर आता है वो आता है केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 क्या है, सोशल वर्क के मेथड हैं। और सोशल वर्क के जो सेकेंडरी मेथड्स हैं वो हैं हमारे सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिसर्च। ये हमारे 6 जो हैं मेथड्स हैं सोशल वर्क के। तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। इसका आंसर नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क क्या होगा, ए, जो है कि है क्या, पॉलिटिकल थॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस एट लोकल लेवल इन। अब उन्होंने पूछा है कि 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस एट लोकल लेवल इन रूरल एरियाज या ट्राइबल एरियाज,
अर्बन एरियाज़ या हिली एरियाज़। देखो इसमें 73rd और 74th, तो 73rd आपको पता होना चाहिए। 73rd है हमारा किससे रिलेटेड है, 73rd है हमारा रूरल से रिलेटेड, और 74th जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारा अर्बन एरिया से रिलेटेड। ठीक है, आपका सामने आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन वाज लॉन्च इन द ईयर। अब नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन जो आई थी वो कौन से साल में आई थी, वो कौन से साल में लॉन्च हुई थी? आपके सामने ऑप्शन ए 1974, 1985, 1997 और 1998। तो शायद इसका आंसर है वो इजी, आपके सामने ऑप्शन ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HIV एड्स काउंसलिंग VCTC रेफर्स टू। VCTC किससे रेफर्स है? आपके सामने ऑप्शन ए है वॉलेंट्री यूज ट्रेनिंग सेंटर, बी वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, वॉलेंट्री सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड केयर, वॉलेंट्री केयर एंड ट्रीटमेंट सेंटर। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हमारा बी वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ अगर हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, हु स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क। इफेक्टिवनेस के बारे में बात करता है, किसके बारे में? सोशल केस वर्क के बारे में। आपको अगर सोशल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन या सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसर्च या फिर सोशल एक्शन के बारे में अगर जानना है तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे या चैनल की वीडियोज़ के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बताया हुआ है कि मैथड्स ऑफ सोशल वर्क क्या हैं। तो उसमें आपको एक हल्का एक आइडिया लग जाएगा। बाकी हर एक मेथड में अपने टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और मेथड है, ठीक है, प्रोसेस है, वो अलग से डिफाइन करूंगा किसी दिन बिल्कुल डिटेल में। लेकिन मैंने बल हल्का एक थीम बताई है किस तरीके से क्या किस केस के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर क्या होता है, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एक बार। जो मेरा उसका क्वेश्चन है, अब जिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु स्टडीड द इफेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क की इफेक्टिवनेस किसने स्टडी की है? आपके सामने ऑप्शन ए है फिशर जोल, एस्पिटिन एर्विन, कार्ल मार्क्स और कोहन जैकब। तो इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर सबसे पहला ए है, जो है फिशर जोल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ कॉम्प्रहेंडिंग, रेस्पॉन्डिंग टू इमोशनल स्टेट एंड आइडियाज ऑफ अनदर पर्सन इज नोन एज, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपैथी, एम्पैथी, ट्रांसफरेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बोलते हैं हम एम्पैथी। और क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है बी, जो कि क्या है? एम्पैथी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 बात करता है द स्टेट दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट विहाराज इज। अब उसने पूछा है कि कौन सा स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर हैं, किसके? बुद्धिस्ट विहाराज के। तो आपके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी बिहार, सी झारखंड या डी उड़ीसा। तो इसका आंसर आपके सामने है, इसका आंसर है बी बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 91, 92, 93 या 94। तो इसका आंसर है हमारे सामने सी 93। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप वो क्या कहलाती है? टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, कार्टोग्राफी या फिर जियोग्राफी। टोपोग्राफी तो होती है ज़मीन जो होती है उसकी किस तरीके का उसका चाल ढाल है, किस तरीके की ज़मीन है, मतलब प्लेन है कि हिली एरियाज़ है कि प्लेट्यू है, क्या है वो, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। डेमोग्राफी होती है कि लोग कैसे हैं, उनकी एज क्या है, कौन सी एज है हमारे, कितना और स्टेटा किस, हमारी एक तो एज सेट क्या है और कितनी पॉपुलेशन है, वो सब आती है डेमोक्रेसी, मतलब स्टडी ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। कार्टोग्राफी जो कि इसका सही आंसर, इसमें प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जियोग्राफी जियो से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम जियोग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर। वर्ल्ड सोशल डेवलपमेंट कौन से साल में हुई थी? 1994, 1995, 1996 और 1963। तो इसका सही आंसर है आप मेरे सामने 1995। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को किसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा जॉन मार्शल, सी जोसेफ
स्कम्पेटर और डी एडम स्मिथ। आपको पता होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हम किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है। फादर ऑफ कैपिटलिस्ट भी बोला जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी। इन्होंने कैपिटलिज्म की बहुत ही तारीफ़ की है और उसकी एडवोकेसी की है, एडम स्मिथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है फैमिली काउंसलिंग इज़। फैमिली काउंसलिंग क्या है? मीजो सोशल वर्क है, माइक्रो सोशल वर्क है, मैक्रो सोशल वर्क है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर क्या है हमारा? देखो, मीजो है बीच में, और माइक्रो है छोटा, मैक्रो है बड़ा, ठीक है। तो फैमिली की जो काउंसलिंग है वो किसके अंदर आती है? फैमिली काउंसलिंग आती है माइक्रो सोशल वर्क के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? बी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। हु डिफाइंड रिलीजन इन टर्म्स ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन। अब इसमें किसने रिलीजन को टर्म दी है सैक्रेड और प्रोफेन? इसका आपके सामने ऑप्शन है ए बी मेलिनोस्की, सी बी है, सी लेविस्ट्रॉस, या सी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, या डी एमाइल दरखाइम। तो इसका आंसर है हमारे सामने एमाइल दरखाइम। ओके, क्वेश्चन बनता है आपको एमाइल दरखाइम के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, इसके बारे में, इनके बारे में कौन कौन से इन्होंने बात की है और किन किन टर्म्स को इन्होंने पॉपुलर किया है अपने वर्क के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स। क्या करता है? डिस्क्राइब्स करता है किसको? सोसाइटी एज ए स्यू जेनेरिस। स्यू जेनेरिस कौन बोलता है? इनमें से कौन? आपके सामने ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, कार्ल मार्क्स, या फिर है आपके सामने ऑप्शन एमाइल दरखाइम। तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन का वही आंसर है इनका भी, एमाइल दरखाइम ही इनको बोलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बन गया एमाइल दरखाइम से 2 बार, तो इसलिए एमाइल दरखाइम के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, इनका बेसिक मतलब किस चीज़ की एडवोकेसी करते थे, क्या इन्हों का मेजर वर्क है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएँ। अगर लिटिल कम्युनिटी से बात क्वेश्चन बनता है कि हु टॉक्ड अबाउट द लिटिल कम्युनिटी, तो उसके बारे में रेडक्लिफ ब्राउन का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 72 बात करता है, क्वेश्चन पूछता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब जो इसमें पूछ रहा है कि ऑथर कौन है, कौन सी बुक का नाम है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। तो आपके सामने ऑप्शन है इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। तो इसका सही आंसर है जिन्होंने बात की थी कि अर्बनाइजेशन होने के वजह से फैमिली का जो पैटर्न है उसमें चेंज आया है, तो उस बुक का ऑथर है एम.एस. गोरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टिस। अब टिस एक इंस्टीट्यूट है जो सोशल वर्क की सबसे पहली शुरुआत हुई है 1936 से। उसके बाद जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट किया है। अगर DSSW के बारे में बात करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो है 1946 से है, यानी देश की आज़ादी से भी 1 साल पहले से वहाँ पर जो है सोशल वर्क की एजुकेशन दी जा रही है। और एशिया में पहला इंस्टीट्यूशन था जिसने कि मास्टर्स लेवल पर सोशल वर्क की प्रैक्टिस, सोशल वर्क को पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो वो DSSW था, वो 1946 में आया था। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, ठीक है। तो टिस का फुल फॉर्म पूछा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, या फिर तारा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और त्रिवंद्रम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो आपके सामने बहुत इजी सा आंसर है, इसका आंसर है ए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 का क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जैसे कास्ट के बारे में, यानी कास्ट को एनिहिलेशन का मतलब है, इसका कॉन्टेक्स्ट है कि किसी चीज़ का खात्मा करना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ऑथर हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जगजीवन राम। तो सीधा इसका आंसर हमारे सामने है, इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट इन सोशल वर्क, सोशल केस वर्क मीन्स। अब ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है सोशल केस वर्क में? तो आपके सामने ऑप्शन है काउंसलिंग, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द अबव ही होता है, काउंसलिंग भी होता है, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन भी होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज भी होता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा है, काउंसलिंग, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल सर्विसेज, तीनों को ही कवर करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी की ऑटोबायोग्राफी का बुक का क्या नाम है? बुक का क्या नाम है? वो है वो इज द टाइटल ऑफ टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, अच्छा ठीक है। तो पहला है इंडिया विंस फ्रीडम, बी हिंद स्वराज, या डी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या माई लाइफ इज माई मैसेज। इसका ऑप्शन है आपके सामने है। तो इसका जो आंसर है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये गांधी ने लिखा है ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट इज अ बुक
ऑन रूरल इंडिया ऑथर्ड बाई, वो जो एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, यानी एक अच्छा सूखा सब पसंद करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं, बुक किसने लिखी है? बुक के ऑप्शन है आपके सामने विक्रम सेठ, अनुरुधि रॉय, पी साईनाथ या डी रवीश कुमार। रवीश कुमार तो आपको पता ही एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने नहीं लिखा है इसके बारे में, तो इसका आंसर है हमारा पी, इसका आंसर है सी, पी साईनाथ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 78 की तरफ अगर बढ़ें तो विच ऑर्गेनाइजेशन अमोंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया? आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका आंसर आप बहुत इजीली कर पाएंगे, इतना वो नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या सी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, या डी सेंसस ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आपके सामने बहुत इजी सा है, इसका आंसर है हमारे सामने सी, जो कि है एनसीआरबी। जैसे कहते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो उससे हम गैस कर लेते हैं, पता लगता है कि क्राइम किस पैटर्न में बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ सेक्टर्स में जो है काम करने की ज़रूरत है, वो क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंडियन सोशल वर्कर हु वॉन द Nobel Peace Prize in year 2014 for his organization's struggle against the suppression of child and young people and for the right of all children to education। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब इनमें पूछ रहे हैं कि इंडिया में सोशल वर्कर कौन है 2014 में जिसने अपना नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, बच्चों के लिए काम किया था उन्होंने, जो बच्चे सप्रेस किए जा रहे थे, सोसाइटी के पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर था उसके वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनके राइट्स को लेकर किसने बात की, उनके एजुकेशन के लेकर किसको अवार्ड मिला था? आपके सामने ऑप्शन है ए पांडुरंग शास्त्री अथावले, बी संजीव चतुर्वेदी, या सी टीएम कृष्णा, या डी कैलाश सत्यार्थी। अगर आप सोशल वर्क की फील्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर बहुत बच्चों के लिए काम कर रही है बड़े लेवल पर, तो उनमें से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैलाश सत्यार्थी जी की, बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से इन्होंने चलाया था, तो ये है कैलाश सत्यार्थी। उसी टाइम पर एशिया में दो नोबेल पीस अवार्ड मिले थे, एक मलाला यूसुफजई को मिला था जो पाकिस्तान से थी, और दूसरा है कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया से थे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस इंडियन सोशल मूवमेंट दैट कैंपेन फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रीज फॉर फॉरेस्ट? यानी इनमें से कौन सा फेमस इंडियन सोशल मूवमेंट था जिसने कैंपेन किया था पेड़ों को बचाने के लिए? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, लोक सत्ता आंदोलन, या कर्नाटक राज्य रायता संघा? तो बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं ना, 1973 में हुआ था ये, कौन सा? चिपको आंदोलन। ठीक है, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी ने बहुत प्रोमिनेंट रोल इसमें निभाया था। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन हैपन? फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको पता ही है, आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होगा एनसीईआरटीज में, तो 1789। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हैज़ बीन forced to leave his or her own country due to war, genocide, civil unrest, natural disaster, etc. It's called stranger, refugee, migrant, या फिर बोलेंगे हम उसको टूरिस्ट। देखो, टूरिस्ट नहीं बोलेंगे, स्ट्रेंजर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसको माइग्रेंट भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे हम रिफ्यूजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR वाज अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन? अब उन्होंने कब अडोप्ट किया था? देखो, मैंने ईयर बताया था आपको लास्ट वीडियो में 1948, तो इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे। देखो 48 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो 48 जो है हमारा किस में है? डी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 1948। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सोशोलॉजिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 84। तो इसमें उन्होंने बोल रहे हैं कि इसमें कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था 3 स्टेजेस के बारे में, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ये बात कर रहे हैं सोशल चेंज के बारे में कि किस तरीके से सोसाइटी में चेंज आता है, किस किस स्टेजेस पे चेंज आता है, किस तरीके से चीज़ें सोसाइटी में इवॉल्व होती हैं। तो इसमें सबसे इसका आंसर है बिना किसी डाउट के अगस्त्य कोम्टे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया? सोशल चेंज का एजेंट नहीं है इनमें से कौन सा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर्टेलिटी, स्पिरिट ऑफ लिटरेसी या संस्कृताइजेशन? आपके सामने ऑप्शन है, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बी मोरालिटी, स्पिरिट ऑफ लिटरेसी या संस्कृताइजेशन। नॉट एन एजेंट, नॉट पूछा है उन्होंने, एजेंट नहीं पूछा है। तो इंडस्ट्री कुड बी अ चेंज ऑफ सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो सकता है। दिस कुड बी अ चेंज, दिस कुड बी एन एजेंट
फॉर सोशल चेंज. Spirit of literacy also could be a change agent for social change. Sanskritization also could be a agent for social change, but the morality is not a agent for social change. तो ऑप्शन उसका क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा बी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ इड, ईगो, सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू. अभी इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं. पीछे वीडियोस मैंने बनाई हुई है, एरिक एरिक्सन के बारे में बनाई हुई है, एल्बर्ट बंडूरा के बारे में बनाई हुई है, और साथ ही आपको है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बताई हुई है, और आप किस तरीके से उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं उन सब के बारे में भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है. तो आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियोज़ को देख लें प्लीज़. और अब लेकिन अभी हम इसका आंसर कर देते हैं. इसका आंसर है हमारे सामने बी, ऑप्शन नंबर बी, सिगमंड फ्रॉइड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कार्ल जंग के बारे में और एल्फ्रेड एडलर के बारे में भी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कंपेयर्ड सोसाइटी टू एन ऑर्गेनिज्म. अब इनमें कौन से ऑथर हैं, कौन से थिंकर हैं जिन्होंने सोसाइटी को कंपेयर कर दिया है ऑर्गेनिज्म के तरीके से. जैसे कि कोई पर्टिकुलर जीवित कोई वस्तु होती है, जीव होता है, उसी तरीके से सोसाइटी होती है. इनमें किसने बोला था, हर्बर्ट स्पेंसर ने, या फिर एमाइल दरखाइम, जॉर्ज सिमल, या फर्डिनेंड टोनिस. अगर आप एमाइल दरखाइम के बारे में थोड़ा भी जानते हैं ना तो आप इसका आंसर कर सकते हैं. हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में अगर आप जानते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी जी थी उनको वो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं. जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी दी थी उन्होंने, अभी मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा है, वो थ्योरी अभी हटा, कंट्रोवर्सी में भी रही थी वो, क्योंकि वहाँ से इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी में हटा दिया था ना. चार्ल्स, अभी अब अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पोस्ट करें, कमेंट बॉक्स में बताओ. मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अगर अभी याद आता है तो मैं बता देता हूँ आपको. ठीक है, तो लेकिन जिसने भी वो दी थी थ्योरी, एक बार आप उसको बताना. चार्ल्स डार्विन्स याद आ गया. हाँ, डार्विन्स की जो थ्योरी है वो, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं. कौन, हर्बर्ट स्पेंसर. तो हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने कंपेयर किया सोसाइटी को किससे, ऐसे ऑर्गेनिज्म, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा, ए, हर्बर्ट स्पेंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बड़े लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट इज डिसऑर्डरली एंड इंटेंट ऑन कॉजिंग डिस्टर्बेंस और वायलेंस इज कॉल्ड, है ना. लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है, स्पेशली वन दैट इज डिसऑर्डरली एंड इंटेंट ऑन कॉजिंग डिस्टर्बेंस और वॉयलेंस इज कॉल्ड कलेक्टिव, मॉब, मास और होड. तो इसका आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल सही जो है वो है मॉब. ठीक है, मॉब इसकी डिफाइंड है मॉब. ठीक है, मॉब की डेफिनेशन है जो अब वो क्वेश्चन में दी हुई है. आगे बढ़ते हैं. ए फिक्स्ड एंड ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ अबाउट पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल इज कॉल्ड नोशन, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप, या डी, आइडियोलॉजी. तो बिल्कुल अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत इजी से है. जिसके बारे में फिक्स्ड होता है हमारा, ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, क्लास के बारे में, उसको बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चूज द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से ओड को हमें बाहर निकालना है. अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे सामने. क्वेश्चन है हमारे सामने एलियन, ओके, मैट्रिक्स, ओके, अवतार, ओके, ग्लैडिएटर. अब इसमें देखना है हमें कि अलग क्या है. इसमें जो अलग है ना वो है ग्लैडिएटर, है ना. इसमें क्या है, ग्लैडिएटर, क्योंकि ये एक जीव है जो ज़मीन पर रहता है. लेकिन अवतार एक सुपरफिशियल चीज़ें हैं, एलियन एक नॉन बिली एग्जिस्टिंग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और मैट्रिक्स, ये तीनों चीज़ें. लेकिन इसमें डी जो आंसर है इसका सही है वो है ग्लैडिएटर. ओके, आगे बात करते हैं 91 की. क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. द वॉलंटरिस्टिक थ्योरी ऑफ एक्शन इज एसोसिएटेड विद टैलगट पार्सन, अमाइल दरखाइम, लेविस कोसर, या राल्फ डैरेडॉर्फ. इसमें से क्या आपके सामने ऑप्शन हो सकते हैं. तो इसमें अगर आपने टैलगट पार्सन के बारे में पढ़ा है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से ईजी से कर सकते हैं. तो इसका आंसर है हमारा ए, टैलगट पार्सन. क्वेश्चन नंबर 92 जो बात करता है प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाज ऑथर्ड बाय. वो कौन से हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसके ऑथर कौन थे. एंथनी गिडेंस, मैक्स वेबर, एल्फ्रेड स्कूर्ज, या रेमंड एरोन. तो आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें जो इसका आंसर है वो है बी, मैक्स वेबर. मैक्स वेबर को फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, आप इसको भी याद रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एथनोग्राफी रिलेट्स टू. एथनोग्राफी आपके ऑप्शन है मेथड, फ्रेगमेंट, डिबेट और प्रोसेस. तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा मेथड.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू होम, ओके सॉरी, अकॉर्डिंग टू होम सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशंस का जो है किसके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशंस है। कोले, मैकेवर या फिर पार्सन्स या फिर लिकोप। इसका आंसर है हमारा मैकेवर। ओके, बी ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द रूल ऑफ मैरिंग विद वंस ओन कम्युनिटी और ग्रुप टर्म्ड एज, यानी कि हम खुद की कम्युनिटी में ही शादी करने वाला जो रूल है उसको क्या कहते हैं, एंडोगामी, एक्सोगामी, हाइपरगामी, हाइपोगामी। तो इसका आंसर है हमारा ए, एंडोगामी, यानी कि जिसमें हम सीमित हो जाते हैं। ऐसे समझो कि एंडो का मतलब हमारा कोई एक सर्कल है, हमने उसी को एंड बना लिया है कि ये हमारी कम्युनिटी है, हम इसी में शादी करेंगे, तो हमने अपने आप को एंड कर लिया है, इस लिमिटेड कर लिया है, तो इसको हम एंडोगामी, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। एक्सोगामी बाहर करना किसी दूसरी कम्युनिटी में, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोगामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग आर चेंज रेसिस्टेंट मूवमेंट। चेंज रेसिस्टेंट के मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, या फिर नेशनल मूवमेंट, या सती मूवमेंट। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी 4 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 2 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 4। तो इसका आंसर क्या है, देखो बहुत आसान है, उन्होंने पूछा है विच अमोंग द फॉलोइंग आर चेंज रेसिस्टिंग मूवमेंट, यानी चेंज जो है रेसिस्ट करने वाला मूवमेंट है। तो इसमें पहला से आपके सामने है एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, ओके, और ऑप्शन डी क्या है इसमें, सती मूवमेंट। तो इसका आंसर सही होगा डी 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीयर ग्रुप कुड बी क्लासिफाइड एज, पीयर ग्रुप कैसे क्लासिफाइड हो सकता है, टर्शियरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप या इंटीमेसी ग्रुप। तो आपके सामने ऑप्शन है इंटीमेसी ग्रुप है, या फिर प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, या फिर टर्शियरी ग्रुप। तो इसका आंसर है हमारा प्राइमरी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइड मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया वाज ब्रॉट बाई, है ना। तो इसका ऑप्शन है डी पी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, ए बेतली, या फिर डी पी एन परडू। और क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो है डी पी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ लर्निंग, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, या फिर डी सोशलाइजेशन, सी सोशलाइजेशन, या डी डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सोशलाइजेशन का मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर तो नहीं होगा, है ना, तो उसका आंसर क्या हो गया, ख़त्म। ये सी को हम डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद सोशलाइजेशन का मतलब सोशलाइजेशन ही है, तो ये भी गलत है। बी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, नहीं, इसका मतलब क्या है, ए लर्निंग। सोशलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजरली मैटर से किससे है, वो लर्निंग से, हमें लर्निंग करानी है उस अपने नए मेंबर की, ठीक है, सोसाइटी में जो नया मेंबर आ रहा है। आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है बट लीस्ट नहीं है ना, तो इसका आंसर, इसका क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कहीं से भी देखो, गूगल करो, कुछ भी करो, इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में। हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ मिसिंग वुमन, बीना अग्रवाल, कोमते गिडेंस या अमर्त्य सेन, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो में अगर फिर कुछ आप चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।